आज यूएस की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक ऐसी राह पर चल रही है जहां कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। क्या हम अपने ही देश के लोगों का पेट काट कर यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? घरेलू मोर्चे पर यूएस और इंडिया काफी भाई भाई नजर आ रहे हैं। क्या है जो आज के दिन अमेरिका और इंडिया में एक समान है? हम भी सबसे ग्रेट हैं, वो भी सबसे ग्रेट हैं। हम भी अपने पराई में विश्वास रखते हैं, वो भी रखते हैं। उनके यहाँ इलॉन मस्क है, हमारे यहाँ अडानी है। सेम सेम बट डिफरेंट। आई नो, पर है ना। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही जैसी पॉलिसीज अपनाई वैसी तो हम सालों से अपना रहे हैं। अमेरिका जो दुनिया भर में किसी के लिए भी सपनों का देश होता था, जहां पैसा कमाया जा सकता था, वो अब वैसा नहीं रहा। अमेरिका वाले ही कह रहे हैं कि वी डोंट वांट आउटसाइडर्स। बताइए, अमेरिका की धरती पर रहने वाले इंडिजिनस लोगों का जेनोसाइड कर प्रवासियों से बना देश अब नहीं चाहता कि आउटसाइडर्स वहां आए। आज यूएस की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक ऐसी राह पर चल रही है जहां कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऑफिस संभालते ही ट्रंप ने कुछ ऐसे पेपर्स पे साइन किया जिससे सालों से चले आ रहे वेलफेयर प्रोग्राम्स पर ताला लग गया है। सबसे पहले ट्रंप ने WHO से यूएस को आउट कर लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बनाता है। सारे देश तरह तरह की बीमारियों को इसी संस्था को रिपोर्ट करते हैं। यहीं से दुनिया भर के देशों को एपिडेमिक और पेंडेमिक्स की वार्निंग दी जाती है। यूएस का WHO से पीछे हटने का मतलब है कि किसी आने वाले ग्लोबल पेंडेमिक में यूएस अकेला पड़ जाएगा। ट्रंप ने रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को हेल्थ सेक्रेटरी चुना है, जो पहले ही वैक्सीन के खिलाफ काम कर रहे थे। यूएस से WHO का सबसे बड़ा डोनर भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये फिजूल खर्च लग रहा है। सोचिए, आज की दुनिया में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना और दूसरे देशों की सहायता करना फिजूल खर्ची है। इसी फॉर्मूला से ट्रंप ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या USAID के 10,000 एम्प्लॉइज की छुट्टी कर दी। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने का, अकाल और गरीबी से लड़ने का काम कर रहा था। अब इसमें बस 294 एम्प्लॉइज बचेंगे। इसी तरह अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से भी पीछे हट गया है। कहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना था, यहाँ तो ट्रंप कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को वापस लाओ। शायद आप नहीं जानते कि हिस्टोरिकली यूएस दुनिया का लार्जेस्ट पोल्यूटर है। धरती पर सबसे ज्यादा CO2 एमिशन इसी ने फैलाया है। 2024 में पहली बार एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया और ये अब तक का सबसे गर्म साल रहा। पिछले ही साल कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स में जान माल का कितना नुकसान हुआ था और ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस इज अ स्कैम। ड्रिल बेबी ड्रिल। Donald Trump says he wants to unleash US oil and gas. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. क्यों? क्योंकि इसी में तो फायदा है। अब मजे से बिना किसी मॉरल पॉलिसिंग के फॉसिल फ्यूल्स का सौदा कर सकते हैं। ना गवर्नमेंट की परवाह, ना क्लाइमेट की फिक्र। क्या ऑयल कंपनीज का ही प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से ट्रंप ऐसी एनर्जी पॉलिसीज अपना रहे हैं? क्लाइमेट क्राइसिस एक ऐसा मुद्दा है जिसका आप चाहें या ना चाहें दुनिया भर में असर होता है। अब अमेरिका कोई दूसरे प्लेनेट पे तो है नहीं, वहाँ जो होगा उसका असर दुनिया भर के गरीब देशों को झेलना पड़ेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में यूएस दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन गया था। 11 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा था। 2023 में 12.9 मिलियन बैरल्स पर डे निकालने का रिकॉर्ड भी बनाया। अब प्लान है कि और भी ज्यादा तेल और गैस निकालेंगे। इतना तेल निकालेंगे तो बेचना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए आने वाले हर गेस्ट के साथ 3-4 एनर्जी डील्स चिपका दी जाएंगी। पहले रशिया से सस्ता ऑयल लेते थे, अब हमसे लो। तेल नहीं ले सकते तो गैस लो, LNG लो, ये नहीं तो न्यूक्लियर लो। अभी मार्केट में इसकी वाइब है। फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं। अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। 2019 से 23 के बीच उसका मार्केट शेयर 42% था। दुनिया के टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसर्स में से 41 कंपनीज यूएस बेस्ड हैं। दिसंबर 2024 में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने बताया कि 2023 में इन कंपनीज का कंबाइंड रेवेन्यू $317 बिलियन था। और आप शायद ना
ना जानते हो, लेकिन इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। 2019 और 23 के बीच टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स में इंडिया का 9.8% शेयर था। ये भी इसी रिपोर्ट से पता चला। अब तक हम सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीद रहे थे, अपने टोटल हथियारों का 36%। इसके अलावा हम फ्रांस, यूएस और इजराइल से भी खरीद रहे हैं। आपको रफाल फाइटर प्लेन्स याद होंगे, ये फ्रांस से आए थे। और यूएस से हमने लिए 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स। अब रशिया से इंपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, वहीं यूएस और फ्रांस से बढ़ते जा रहे हैं। यूं ही थोड़ी ना मोदी जी फ्रांस और यूएस की यात्रा कर रहे हैं। और अब तो अडानी भाई की खुद की वेपन्स फैक्ट्री है, इजराइल के साथ मिलकर ड्रोन्स और मिसाइल्स बना रहे हैं। मेड इन इंडिया मिसाइल्स गजा पर बमबारी करने में शामिल हैं। अडानी के बिजनेस को भी तो बढ़ाना है ना। क्या है इस बिजनेस का बिजनेस मॉडल? देखिए, पहले 2 पड़ोसी देशों में लड़ाई करवा दो, फिर एक को हथियार बेच दो, फिर दूसरे को डराओ कि भाई तुम भी ले लो। यूक्रेन युद्ध के हवाले से यूएस कई यूरोपियन कंट्रीज को हथियार बेच चुका है और हथियार बेचने में अपना ग्लोबल डोमिनियंस कायम कर चुका है। आप कभी सामान लेने जाते हो तो क्या रूल अपनाते हो? जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता हो वही लेकर आते हो, है ना? फिर ये मोदी जी क्यों महंगी डील्स कर रहे हैं? विश्व गुरु से हम विश्व के अच्छे बच्चे बन गए हैं, नहीं समझे? ट्रंप ने बोला इंडिया इज टैरिफ किंग, हमने मान लिया, कहीं तो राजा हुए। ट्रंप ने बोला हार्ले डेविडसन बाइक पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, इसी बजट में कर दिया। उनके बोलने से पहले ही आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, टेक्सटाइल्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इतना ही नहीं, यूएस से आने वाले 30 लग्जरी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात चल रही है। क्यों इतना कंसेशन दे रहे हैं हम? एक्चुअली देश के एक्सपोर्ट्स का 18% यूएस में जाता है। इंडिया से हम जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स और केमिकल्स यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस 2024 में $38 बिलियन था, तो इम्पोर्टेंट तो है। पर अब ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां बदल रही हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, पर खुद वो इंडिया और दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है? ऐसी नीतियों के चलते क्या हम अपने ही देश के लोगों का पेट काट कर यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? इसी बजट में सोशल वेलफेयर जैसे कि खाने पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सब में या तो कटौती हुई है या फिर उतनी ही एलोकेशन है जितनी की पिछली बार थी, मतलब कटौती ही है। 12 लाख टैक्स फ्री का जुमला भी दिल्ली चुनाव के लिए ही था। वहीं एक बार चाइना की तरफ देखिए, यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाई, चाइना ने क्या किया? उल्टा टैरिफ लगाई। ट्रंप ने सब चाइनीज इंपोर्ट्स पर 10% की ड्यूटी लगा दी। चाइना ने जवाब में यूएस से आने वाले कोल और एलपीजी प्रोडक्ट्स पर 15% की ड्यूटी लगा दी। क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर मशीनरी और लार्ज इंजन कार्स पर 10% टैरिफ लगाया। यूएस ने एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। चाइना ने 25 रेयर मेटल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए। पिछले ही हफ्ते चाइनीज अथॉरिटीज ने कई अमेरिकन कंपनियों पर एंटी मोनोपोली जांच शुरू कर दी है। इनमें गूगल से लेकर केल्विन क्लेन और टॉमी हिलफिगर जैसी कंपनी शामिल हैं। और हम छोटी छोटी चीजों पर ही खुश हो जाते हैं। एप्पल ने गुजरात में एक असेंबली प्लांट खोल लिया, वाओ। घरेलू मोर्चे पर यूएस और इंडिया काफी भाई भाई नजर आ रहे हैं। ट्रंप सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो, खर्चे कम करे। कैसे? सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स को कम करके। ट्रंप की एड फ्रीज की अनाउंसमेंट्स के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप सरकार की नजर मेडिकेड पर है। मेडिकेड वहां का सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसके तहत 70 मिलियन अमेरिकन को हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। इसके बिना यूएस की 20% पॉपुलेशन के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी। और यूएस में किसी भी तरह का इलाज करना कितना महंगा है शायद आप जानते हैं। ट्रंप ने इसमें दी जाने वाली राशि पे फ्रीज लगा दिया है, उसको बंद कर दिया है। पर वहां के फेडरल जज ने इस फ्रीज को ब्लॉक कर रखा है। इस पर फैसला होना बाकी है। ट्रंप सरकार ने फेडरल ग्रांट्स और लोन्स पर भी फ्रीज लगाया है। इससे हेल्थ केयर के अलावा एजुकेशन, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, हाउसिंग असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों में भी कटौती होगी। एक्सपर्ट्स को डर है कि इसके चलते पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को मिलने वाले फ्री लंचेस पर भी असर पड़ेगा। चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। दे इम्प्रिंट एक संस्था है, इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कितनी तरह के वेलफेयर प्रोग्राम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की हेल्प करते हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देखिए, 70 ऐसे प्रोग्राम हैं जो बंद हो सकते हैं। फिर ये सब पैसा जा कहां रहा है? इतना पैसा बचेगा तो क्या अमेरिका में लोगों को आसानी से जॉब्स मिल जाएंगी? अगर आपको लगता है कि यूएस में तो जॉब्स ही जॉब्स हैं, सब लोग मालामाल हैं, तो ऐसा
ऐसा नहीं है। यूएस में दो बड़ी समस्या हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होमलेसनेस। ट्रंप ने तो सरकारी नौकरियों में ही कटौती कर दी। सरकार को एफिशिएंट बनाने के नाम पर लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है और हायरिंग पे फ्रीज लगाया गया है, मतलब नई भर्तियां नहीं होंगी। बिलियनर इलॉन मस्क के साथ मिलकर एक डूज नाम का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी खोला गया है, जिसने अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कई सौ स्टाफ को निकाल दिया है। जॉब मार्केट की हालत इतनी बुरी है कि 10 में से 4 ग्रेजुएट्स को ढंग का काम नहीं मिलता और एजुकेशन लोन के चलते इन्हें कुछ ना कुछ नौकरी पकड़नी पड़ती है जो इनकी जॉब स्किल्स से मैच नहीं करती। होमलेसनेस यानी कि घर ना होना भी यूएस में बड़ी समस्या है। जनवरी में किए गए एक सर्वे से पता चला कि 7,70,000 लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं था। हर 10,000 में से 23 लोग बेघर है। पिछले दिनों जब यूएस में टिकटॉक बैन हुआ तो काफी अमेरिकन ने चाइना की एक ऐप शाओहोंगशू को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने चाइना के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में जाना और जाना कि चाइना में होमलेसनेस ना के बराबर है। ये सब देखकर अमेरिकन ने रोते रोते वीडियोस बनाए। What do you mean that it never had to be this hard for us? Like, what do you mean in other countries they don't have to spend 20% of their paycheck on groceries? What do you mean in other countries everyone can own homes because they're not paying $2,000 a month in rent, or that their mortgages aren't like their entire paycheck? What do you mean that people in China work one job and they don't even work 40 hours and they can easily afford their life? And then I'm over here working 60 hours a week, just me as a single parent, to like barely make ends meet, and I'm penny pinching every single second, and like there's so much of life that my kid misses out on and that I miss out on because of money and like work and no social support net. And you mean to tell me that it didn't have to be like this? ये हो क्या रहा है यूएस में? अपनी जनता जिसने आपको वोट दिया उनको छोड़कर आप बस अमीरों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ बिलियनियर्स को ट्रिलियनर्स बनाने के मिशन पर लगे हो। काफी सुना सुना लग रहा है ना? ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दिन आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। लाइन से गूगल, मेटा, अमेज़न और एक्स के सीईओज और फाउंडर्स खड़े हैं। पहली बार अमेरिका के कॉर्पोरेट्स पब्लिकली सरकार के इतना करीब नजर आ रहे हैं। खुद ट्रंप बिलियनियर हैं, दुनिया के टॉप 500 रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं, बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। यूं ही थोड़ी ना वो गजा को प्राइम रियल एस्टेट की तरह देख रहे हैं और फिलिस्तीनियों को हटाकर होटल्स और कारोबार को बसाना चाहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह नहीं, एक लालची व्यापारी की नजर से गजा की जमीन को तोल रहे हैं, उसकी ओनरशिप लेने को तैयार हैं। कल को अगर इस बिजनेसमैन को हमारा गुजरात पसंद आ जाएगा तो क्या यहाँ के लोगों को हटाकर जमीन ले लेंगे? क्या हम दे देंगे? इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से बहुत अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपकी पॉलिटिक्स ही बताती है कि आप क्या इकोनॉमिक्स अपनाएंगे। ट्रंप और मोदी दोनों अमीरों के ब्रोकर बनने की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और दोनों ही देशों में गरीब जनता पिसी जा रही है। एटलीस्ट मोदी जी ये डील कर लें कि इंडियंस को बेड़ियों में बांध के अपमानित करके वापस इंडिया में नहीं भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।